आज के व्याख्यान में हम शेर शाह के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। शेर शाह ने मात्र 5 वर्ष तक 1540 से 1545 ईस्वी तक ही शासन किया, लेकिन इन 5 वर्षों में ही शेर शाह ने अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की। शेर शाह जो था उसे हम एक साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में अकबर का अग्रगामी मानते हैं। शेर शाह ने कोई नवीन प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दी, बल्कि सल्तनत काल से जो प्रशासनिक व्यवस्था चली आ रही थी उसे ही उसने सुधार कर उसे नवीन रूप दिया। डॉक्टर कानूनगो शेर शाह को अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला प्रशासक मानते हैं और राष्ट्र निर्माता बताते हैं, जबकि डॉक्टर परमात्मा शरण व डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार शेर शाह व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। उसने पूर्व काल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ही व्यावहारिक सुधार करके उन्हें नया रूप प्रदान किया। अब शेर शाह के शासन को देखें, हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो शासन की समस्त शक्तियां शेर शाह के हाथ में केंद्रित थी। मंत्री स्वयं निर्णय लेते नहीं थे, केवल आदेशों की पालना करते थे। और सल्तनत काल की ही तरह केंद्रीय प्रशासन में 4 विभाग थे: दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत और दीवाने इंशा। दीवाने विजारत वित्त विभाग था, दीवाने आरिज सैन्य विभाग था जो सेना की संगठन, भर्ती, रसद, नियंत्रण आदि की देखरेख करता था। सैनिकों की पदोन्नति वगैरह और भर्ती का काम सेनापति के साथ मिलकर के शेर शाह स्वयं करता था। तो दीवाने वजारत का मुख्य अधिकारी वजीर होता था। दीवाने आरिज का जो विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो आरिज मुमालिक, जिसको सेनापति भी कहते थे। दीवाने रसालत ये विदेश मंत्रालय था और दीवाने इंशा ये शाही घोषणाओं और आज्ञाओं को लिखने वाला विभाग था। इसके अलावा अन्य विभाग थे। दीवाने काजी जो न्याय विभाग का प्रमुख था, न्याय विभाग था दीवाने काजी। दीवाने बरीद गुप्तचर और डाक विभाग था। ये इन दोनों विभागों के, दीवाने काजी और दीवाने बरीद, न्याय और गुप्तचर व डाक विभाग के दोनों विभागों के अधिकारी जो होते थे वो भी मंत्री पद के समान माने जाते थे। डॉक्टर कानून को कहते हैं कि शेर शाह के समय में प्रांत नहीं थे, जबकि और प्रांत नहीं थे तो शेर शाह का जो सारा शासन था वो जिलों में बटा हुआ था। जिलों को सरकारें कहते थे। और डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेर शाह के समस्त साम्राज्य जो था वो 47 सरकारों में बटा था। लेकिन ये मत सही नहीं है कानूनगो का। ये कानूनगो ने जो व्यवस्था बताई है कि शेर शाह का साम्राज्य 47 सरकारों में बटा था, ये व्यवस्था सिर्फ बंगाल सूबे के लिए थी। बंगाल सूबे को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए 47 सरकारों में बांट के रखा गया था और बंगाल के सूबे को सूबेदार के अधीन नहीं रखा गया था। केवल प्रांत के बजाय डायरेक्ट जिले बनाए गए थे। 47 जिले या 47 सरकार बंगाल में बनाई गई थी। ऐसा इसलिए रखा गया था, सूबेदार इसलिए नहीं रखा गया था ताकि केंद्र द्वारा जो जिले में शिकदार रखे जाते हैं वो केंद्र की आदेशों की अच्छी तरह पालना करवा सकते थे। और बंगाल में बार बार विद्रोह भी होते थे। इन विद्रोहों को देखते हुए बंगाल में किसी सूबेदार को नहीं रखा गया था। सीधा शिकदार के नेतृत्व में जिले का शासन सौंपा गया था और ये शिकदार केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहकर के काम करते थे। तो पूरे बंगाल सूबे में 47 सरकारें या 47 जिले बनाए गए थे और प्रत्येक ज़िले में मुख्य प्रशासक एक शिकदार होता था जो कि शेर शाह के द्वारा स्वयं नियुक्त किया जाता था। शिकदारों की सहायता के लिए और उन पर नज़र रखने के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन बंगाल या अमीर बंगाल भी नियुक्त किया गया था। बंगाल के अलावा शेष साम्राज्य सूबों में बटा हुआ था या प्रांतों में। प्रांतों या सूबों को इक्ता भी कहते थे। हालांकि सभी इक्ताओं में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। पंजाब जैसे सूबे में सैनिक गवर्नर जो होते थे वो नियंत्रण रखते थे। इक्ता का जो मुखिया होता था उसको हाकिम, फौजदार या मोमिन कहा जाता था और वो इक्ता का गवर्नर अपनी सैनिक टुकड़ी रखता था और कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। जिलों की बात करें तो प्रांतों या इक्ताओं को सरकारों या जिलों में बांटा गया था और प्रत्येक ज़िले जिसको सरकार कहते थे उसमें 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, शिकदार शिकदारान और मुंसिफ मुंसिफान। शिकदार शिकदारान जो होता था वो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था और ये एक सैनिक अधिकारी भी होता था। फौजदारी न्याय का मुकदमे भी सारे यही सुनता था शिकदार शिकदारान जिले के अंदर। जहां बंगाल के मुख्य शिकदार केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे, वहीं अन्य इक्ताओं के शिकदारों की नियुक्ति इक्तादार स्वयं करते थे। इन शिकदारान के अलावा दूसरा प्रमुख अधिकारी जो सरकार में होता था या ज़िले में होता था वो होता था मुंसिफ मुंसिफान। इसका
काम राजस्व संग्रह, लेखा जोखा रखना और दीवानी मुकदमों का फैसला करना होता था। ये वित्त विभाग से जुड़ा हुआ अधिकारी होता था। तो शिकदार या शिकदारान तो शांति व्यवस्था से जुड़ा हुआ अधिकारी, फौजदारी न्याय से जुड़ा हुआ अधिकारी, जबकि मुंसिफ या मुंसिफान वित्तीय व्यवस्था को देख रेख करने वाला अधिकारी और दीवानी मुकदमों के न्याय से जुड़ा हुआ अधिकारी होता था। तो ये प्रत्येक ज़िले में 2 अधिकारी होते थे, शिकदार शिकदारान और मुंसिफ मुंसिफान। उसके बाद परगनों का शासन देखें हम। परगनों का शासन, परगनों को कहते हैं तहसील। प्रत्येक सरकार या प्रत्येक ज़िले में 2 या 3 परगने होते थे। हर परगने में एक शिकदार होता था जो शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था, एक अमीन होता था या मुंसिफ होता था जो वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था, एक खजांची होता था जिसको फौतदार कहते थे, और 2 कारकुन होते थे, एक हिंदी और एक फ़ारसी का लिपिक। तो प्रत्येक परगने में इस प्रकार 4 अधिकारी हुआ करते थे, 5 अधिकारी, एक तो शिकदार, एक मुंसिफ, उसके अलावा एक फौतदार खजांची और 2 कारकुन या क्लर्क जो हिंदी और फ़ारसी के होते थे। शिकदार का काम अपने परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना था और मुंसिफ का काम भूमि की नाप जोख करना और लगान वसूली में मदद करना था, वित्तीय व्यवस्था को देखना था, वित्तीय नीति को लागू करना था। लगान वसूली का काम भी इसी मुंसिफ का होता था परगने के अंदर। मुंसिफ जो होता था वो परगने में दीवानी मुकदमों का निर्णय भी करता था। और उसके बाद नीचे गाँवों में चौकीदार, पटवारी और प्रधान की मदद से शासन चलता था। शेरशाह ने ग्राम पंचायतों को उचित वैधानिक मान्यता दी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत बनाया गया। कहा गया कि गांव का मुखिया गांव के अपराध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी होगा। अगर गांव में कोई अपराध होता है और गांव का मुखिया उस अपराधी को पकड़ नहीं पाता है तो उसके लिए दंड उस गांव के मुखिया को दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था शेरशाह के द्वारा कि कोई भी अपराध बिना स्थानीय मुखिया की नज़र में आए बगैर हो नहीं सकता। और अगर अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब गांव का जो मुखिया है वो अपराधी के साथ मिला हुआ है। अतः ये कहा गया स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत कि अगर गांव का मुखिया ही गांव के अपराध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होगा। फिर वित्तीय नीति को देखें हम शेरशाह के समय की, तो शेरशाह की राज्य की मुख्य आय का जो मुख्य सोर्स था वो भूमि कर था, जिसे लगान कहते थे। शेरशाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, जिसमें रैयत अर्थात प्रजा को भूमि का स्वामी माना गया था और किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। मुल्तान में बटाई प्रथा ही थी। बटाई प्रथा का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि बटाई का मतलब उपज का बंटवारा किसान और सरकार के बीच में। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत में राजस्व अधिकारी क्या करते थे कि किसान के खेत का एक हिस्सा अपने नाम मतलब एक हिस्सा सरकार के नाम कर देते थे। नाम करने का मतलब ये कि उस भाग में, खेत के उस भाग में जितनी भी फसल होगी वो सरकार का राजस्व हिस्सा माना जाएगा, लगान का हिस्सा माना जाएगा। इसको खेत बटाई कहते थे। लंक बटाई में किसान ने अनाज, फसल कट गई और अनाज के पूले बंधे हुए हैं, अनाज के दाने अभी अलग नहीं हुए हैं, भूसा अलग नहीं हुआ है, अनाज और भूसा दोनों एक साथ हैं, तो उन पूलों का जो ढेर होता था उसमें से राजस्व अधिकारी अपना हिस्सा निकाल लेते थे, तो वो कहते थे लंक बटाई। और रास बटाई का मतलब भूसे से अनाज अलग होने के बाद अनाज के ढेर में से राजस्व अधिकारी अपना हिस्सा अलग कर लेते थे, वो रास बटाई। तो ये बटाई व्यवस्था मुल्तान में प्रचलित थी। बाकी शेष जो साम्राज्य था शेरशाह का, उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। भू राजस्व निर्धारित करते समय अधिकारियों को शेरशाह ने कहा कि आप उदारता से भू राजस्व निर्धारित करें, लेकिन एक बार अगर कोई भू राजस्व निर्धारित हो गया है तो फिर उसकी वसूली कठोरता से की जाती थी। भू राजस्व निर्धारण करने के लिए फसल दरों की सूची तैयार शेरशाह के द्वारा करवाई गई। फसल दरों की जो रेट लिस्ट थी उसको रई कहते थे। ध्यान दीजिए, ये फसल दरों की सूची को, रेट लिस्ट को रई कहा जाता था। किसान को सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था और किसान कबूलियत के पत्र के द्वारा अपनी भूमि के पट्टे को स्वीकार करता था। उस कबूलियत पत्र में किसान के उत्तरदायित्व और लगान की दर निश्चित होती थी, जिसे चुकाना किसान कबूल करता था। संपूर्ण साम्राज्य में मुल्तान को छोड़ करके भू राजस्व जो लिया जाता था वो उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, जबकि मुल्तान में उपज का चौथाई हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था।
लगान के अलावा किसान को 2 प्रकार के कर और चुकाने पड़ते थे, जिनको जरीबाना और मोहसिलाना या महासिलाना कहते थे। जरीबाना मतलब एक प्रकार का सर्वेक्षण शुल्क था। प्रत्येक किसान के खेत को मापने के लिए जो राजस्व अधिकारी आते थे कि किसान के खेत की माप चोक क्या है, तो वो माप चोक का जो उनका मेहनताना होता था वो भी किसान को देना पड़ता था अपनी उपज का 2.5%। वो सर्वेक्षण शुल्क कहलाता था। इसके अलावा राजस्व अधिकारी कर एकत्रित करने के लिए आते थे किसान के पास, तो उनका मेहनताना जो कर संग्रह शुल्क है वो उपज का 5% भी देना पड़ता था, जिसको कहते थे मोहसिलाना। तो ये 2 प्रकार के कर भी, जो जरीबाना जो उपज का 2.5% होता था और मोहसिलाना जो उपज का 5% होता था, ये भी किसान को भू राजस्व के अतिरिक्त देने पड़ते थे। ध्यान दीजिए, भू राजस्व के अलावा ये जरीबाना और मोहसिलाना नामक 2 कर भी किसान को देने पड़ते थे। अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए शेरशाह ने 2.5 सेर प्रति बीघा, अर्थात 1 बीघा खेत के ऊपर 2.5 सेर अनाज उसको हर किसान को सरकारी अधिकारियों को जमा करवाना पड़ता था, ताकि इस अनाज का उपयोग अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के समय किया जा सके। उपज के आधार पर शेरशाह ने भूमि को 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और खराब। भू राजस्व नकद या अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था, लेकिन नकद रूप में लेने को प्राथमिकता दी जाती थी। शेरशाह ने अपने साम्राज्य के किसानों की भूमि की माप करवाने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 39 अंकुल का होता था। और ये जो गज होता था उसकी जरीब जो होती थी वो सन की रस्सी होती थी। तो सन की रस्सी को उसने जरीब के रूप में प्रयोग किया और इसकी माप कितनी होती थी? 39 अंगुल की। ये एक सिकंदरी गज 39 अंगुल का होता था। शेरशाह ने कृषि और बंजर भूमि का जो ये माप कार्य करवाया, ये कार्य अहमद खां के सहयोग से करवाया। अब लगान निर्धारण की 3 व्यवस्थाएं थी शेरशाह के समय में। बटाई, जो मुल्तान में प्रचलित थी, नश्क, मुक्ताई या कनकूत, ये भी साम्राज्य के कुछ दुर्गम इलाकों में, कनकूत का मतलब अंदाजे से लगान वसूल कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यवस्था थी, नकदी या जब्ती। किसानों में जब्ती प्रणाली अधिक लोकप्रिय थी, जिसमें भूमि की माप के आधार पर और उपज के आधार पर लगान वसूल किया जाता था। शेरशाह ने पद का दुरुपयोग रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों का प्रतिवर्ष या 2 वर्ष बाद ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। हर 1-2 साल बाद राजस्व अधिकारियों के क्षेत्र बदल दिए जाते थे, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी राजस्व अधिकारियों में भ्रष्टाचार तो बना ही रहा था। अब शेरशाह के समय की मुद्रा की बात करें तो शेरशाह के काल में 23 टकसालें थी। उसने नई मुद्राएं भी चलाई। शेरशाह ने पुराने मिश्रित धातु सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्के चलाए। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया। चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था और उसका वजन 180 ग्रेन होता था। 1 ग्रेन का मतलब 0.0648 ग्राम। तो 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा होता था 1 ग्रेन। तो ये शेरशाह ने जो चांदी का जो रुपया चलाया सिक्का, जिसको रुपया कहते थे, 180 ग्रेन का होता था। और तांबे का जो सिक्का चलाया शेरशाह ने, वो दाम होता था, जिसका वजन 360 ग्रेन होता था। चांदी का रुपया और तांबे के दाम में 1/64 का अनुपात था, अर्थात 1 चांदी के रुपए में 64 तांबे के सिक्के, चांदी के 64 तांबे के दाम आ जाते थे। उसने दाम का आधा, चौथाई और 16वें भाग के सिक्के भी चलाए। रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने ही चलाया और कहा जाता है कि इसमें वजन तो इसका 180 ग्रेन का होता था, लेकिन इसमें 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी। केवल 5 ग्रेन ही इसमें मिलावट होती थी। शेरशाह के इस रुपये के बारे में स्मिथ कहते हैं कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। 1835 तक शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी चालू माना गया। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में अंकित होता था। सिक्कों में अरबी के साथ साथ देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक शेरशाह सूरी ही था। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर हमें प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी मिलते हैं। शेरशाह कानून और न्याय व्यवस्था के बारे में भी उसने काफ़ी सुधार किए। वो न्यायप्रिय शासक था। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि ली थी। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करता था। मुंसिफ जो परगने में होता था और मुंसिफ़ान जो ज़िले में या सरकार में होता था, वो
ये मुंसिफ और मुंसिफान दीवानी मामलों का निर्णय करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय परगने में शिकदार करता था और ज़िले में शिकदारान करता था। गांव के मुकदमों का फैसला ग्राम पंचायतें करती थी। न्याय व्यवस्था बड़ी कठोर थी और स्थानीय उत्तरदायित्व के तहत जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी पर होता था। चोर लुटेरों को पकड़ने की जिम्मेदारी भी उस स्थानीय अधिकारी की ही होती थी। और स्थानीय अधिकारी का मतलब गांव का मुखिया या कोई गांव के अंदर तैनात, उस क्षेत्र में तैनात कोई अधिकारी। गांव का मुखिया कौन? चौधरी, खूत मुकद्दम चौधरी, ये गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे। तो मुकद्दम गांव का मुखिया होता था, उसको भी जिम्मेदार माना जाता था। और सरकारी अधिकारी जो उस एरिया के जिसमें वो गांव पड़ता था वो भी जिम्मेदार माने जाते थे। चोर को न पकड़ पाने की स्थिति में ग्राम मुखिया या अधिकारियों को चोरी की गई वस्तु की क्षतिपूर्ति करनी होती थी। शेरशाह ने एक भोजनशाला स्थापित करवाई जिसमें गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जाता था, दान ए लंगर। इसके अलावा शेरशाह की कानून व्यवस्था इस स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण बड़ी अच्छी थी। अब्बास खां सरवानी कहता है कि एक बार एक वृद्ध स्त्री शेरशाह के शासनकाल में सिर पर स्वर्ण आभूषणों की गठरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में किसी भी चोर की उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा था। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की बाती सैनिकों का हुलिया नोट करने भर्ती के वक्त और सैनिकों की भर्ती के वक्त जो उनको घोड़े दिए जाते थे उनको दागने की प्रथा फिर शुरू की अलाउद्दीन खिलजी की तरह। उसने सैनिकों को नकद वेतन और अधिकारियों को जागीर दिया। डाक चौकी और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष पद पर दरोगाए डाक चौकी की नियुक्त की। शेरशाह सड़कें बनाने पर विशेष जोर देता था। उसके द्वारा 4 प्रसिद्ध सड़कें, जो सोनार गांव जो बंगाल में है वहां से लेकर अटक तक, ये आधुनिक ग्रांड ट्रंक रोड कहलाती है। पहले इसे सड़क आजम कहा जाता था। ये ग्रांड ट्रंक रोड सोनार गांव से लेकर के दिल्ली, लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती है। तो सोनार गांव से अटक तक की ये ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह ने ही बनवाई और उस प्राचीन समय में इसे सड़क आजम कहा जाता था। दूसरी सड़क बनाई इसने आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क बनाई इसने आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक। और चौथी सड़क बनाई इसने लाहौर से मुल्तान तक। 1700 सराय भी शेरशाह के द्वारा बनाई गई जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था होती थी। इतिहासकार कानून को इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ मानते हैं। ये सराएं द्रुत गति से डाक और सूचनाएं भेजने का कार्य भी करती थी। शेरशाह ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी योगदान दिया। सासाराम बिहार में उसने अपना स्वयं का मकबरा बनवाया। ये एक जलाशय के चबूतरे के ऊपर स्थित है, जलाशय के बीच में। इतिहासकार कन्निंगम शेरशाह के मकबरों को ताजमहल से भी सुंदर कहते हैं। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर गख्खरों के विद्रोह से निपटने के लिए झेलम नदी पर शेरशाह ने रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया। दिल्ली में पुराना किला और उसमें किला ए कोहना मस्जिद भी शेरशाह के द्वारा ही बनाई गई। शेरशाह का जो सासाराम का मकबरा है उसका बाहरी भाग का डिज़ाइन मुस्लिम है, लेकिन आंतरिक सजावट हिंदू स्थापत्य से प्रेरित है। अब्बास खां सरवानी जो शेरशाह का दरबारी था, वो शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहता है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में शेरशाह सूरी दूसरा हैदर था। कि पुराने किले में दिल्ली में 1542 ईस्वी में किला ए कोहना मस्जिद शेरशाह ने बनवाई और पुराने किले के अंदर ही एक शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडल का निर्माण उसने करवाया। व्यापार की बात करें तो शेरशाह ने प्रत्येक प्रांत, जिले और मार्ग में लगने वाली चुंगी को हटा दिया। केवल 2 जगह पर चुंगियाँ लगाई जाती थी, एक तो राज्य में व्यापारिक वस्तुएं जब प्रवेश करती थी उस समय, और एक जब उन वस्तुओं की बिक्री होती थी। राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर चुंगी वसूलने को बंद करने से व्यापार में वृद्धि हुई। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना शेरशाह के काल में ही 1540 ईस्वी में पूरी की थी। तो इस प्रकार ये शेरशाह का शासन और शेरशाह का ये जो उत्तम शासन था, इस उत्तम शासन के बारे में डॉक्टर कानून को कहते हैं कि शेरशाह जो था वो एक महान प्रशासक था, अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता था। परमात्मा शरण और डॉक्टर आर रामप्रसाद त्रिपाठी के अनुसार शेरशाह व्यवस्था सुधारक था। तो उसके द्वारा जो सुधार किए गए वो आगे चल कर के अकबर के द्वारा भी अपनाए गए, चाहे वो राजस्व संबंधी सुधार हो या सैनिक सुधार हो। इसी कारण कभी कभी शेरशाह को अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।